जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनची भाई और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। एक्चुअली क्या है कि हमारे प्यारे बड़े भाई साहब जो हैं अतीक अहमद, जो हमेशा ससुराल में रहते हैं और उनकी ससुराल भी जो है वो शिफ्ट होती रहती है, कभी गुजरात कभी यूपी। लेकिन बेचारों के साथ एक दुर्घटना हुई है कल, चूँकि यूपी पुलिस ने उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया है। तो आज हम जानेंगे इस एनकाउंटर के बारे में कि यूपी पुलिस ने एनकाउंटर जो किया है वो सही है, गलत है लॉ के अकॉर्डिंग या फिर नहीं, या फिर अगर एनकाउंटर कर सकती है पुलिस या नहीं कर सकती है, और अगर कर सकती है तो ऐसे कौन से लॉज हैं या कानून हैं जिनमें पुलिस को ऐसी पावर दी गई है। और कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं एनकाउंटर्स के बारे में, फेक एनकाउंटर्स को रोकने के लिए, वो भी आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं है जो अतीक अहमद भाई साहब जैसे दामादों के लिए बने हुए हैं, जो उनको रोकने के लिए बने हुए हैं। तो ऐसा एनकाउंटर जैसा कोई लॉ नहीं है। तो दोस्तों क्या है ना कि ये यूपी है, तो यहाँ पे तो आम आदमी इतना चालू होता है कि कानून को 3-5 करके मोड़ देता है। तो पुलिस का तो कहना ही क्या है। तो पुलिस ने भी कुछ ऐसे ही प्रोविजंस जो हैं आईपीसी के, उनको अपना जो है प्रोटेक्शन बनाया है इस एनकाउंटर के, या फिर किसी भी एनकाउंटर में पुलिस इन्हीं चीज़ों का सहारा लेती है और इन्हीं कानूनों का सहारा लेती है जो कि उसे बचाते हैं किसी भी पर्सन की हत्या के केस में एफआईआर दर्ज होने से। तो क्या है वो कानून? तो देखिए, सबसे पहला कानून है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, या राइट टू सेल्फ डिफेंस का, यानी कि आत्मरक्षा का। तो पुलिस का सबसे पहला आरोप यही रहता है जब भी वो किसी का एनकाउंटर करती है कि जो अपराधी है वो हम पर खुद गोलीबारी कर रहा था, तो हमने अपनी जान बचाने के लिए उस पर फायरिंग की जिसमें वो मारा गया। तो भाइयों, बात ऐसी है कि सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी, 97 ऑफ आईपीसी, 98, 99, 100, 1, 2 ये सब प्रोविजन करते हैं कि भाई अपनी आत्मरक्षा में कोई किसी की जान ले सकता है, और ख़ासकर पब्लिक सर्वेंट तो बिल्कुल ले सकता है अगर उसकी जान पे बनाई है। तो इन्हीं के अंडर जो पुलिस खुद को बचा लेती है। इसी के साथ साथ अरेस्ट को लेकर जो कानून बने हुए हैं उसमें सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाएगी तो वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर उस अरेस्ट को कोई रिस्ट्रिक्ट करता है या भागने की कोशिश करता है तो नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है पुलिस। और उसमें तो आप फिर जानते ही हैं कि क्या स्टेप्स ले सकती हैं, कल आपने देखा ही है। तो अब आपको पता लग गया ना, एनकाउंटर जो मर्डर ही है अपने आप में, उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस या राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंडर ही पुलिस खुद को बचा लेती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं जो पुलिस को फेक एनकाउंटर करने से बचाती हैं या रोकती हैं कह सकते हैं। तो उन गाइडलाइंस को एक बार जान लेते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ आए कि जब एक एनकाउंटर होता है उससे पहले की चीज़ें या उसके बाद की चीज़ें पुलिस क्या क्या फॉलो करती है, या फिर कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि उसको ये फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में 2014 में कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। तो उनमें से पहली गाइडलाइन है कि जब कोई इंटेलिजेंस टिप मिलती है पुलिस को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या मूवमेंट के बारे में, तो पुलिस को उसको नोट करना ज़रूरी है, या तो किसी डायरी में कर लें या कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर लें। तो उस इंसिडेंट को नोट कर लें, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सस्पेक्ट की लोकेशन हो, या फिर पार्टी की मूवमेंट के बारे में जानकारी हो, या सुपीरियर्स के ऑर्डर्स के बारे में जानकारी हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, दूसरी गाइडलाइंस है इसमें कि जब कोई एनकाउंटर हो जाता है, पुलिस कोई एनकाउंटर कर देती है, तो उसे तुरंत की तुरंत एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। तो इंसिडेंट की सारी जानकारी एफआईआर में लिख के 157 ऑफ सीआरपीसी के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी होगी। और जहां तक पॉसिबल हो, तीसरी गाइडलाइन ये कहती है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो या तो सीआईडी द्वारा कराई जाएगी या फिर दूसरे किसी थाने द्वारा, जहां पे वो अफसर ना हो जिन्होंने एनकाउंटर किया है, उनके द्वारा की जाएगी। और उस इन्वेस्टिगेशन में ये चेक किया जाएगा कि जो मरने वाला है उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका डीएनए क्या है, हेयर सैंपल्स क्या हैं, मेडिकल स्टेटस क्या था, लोकेशन क्या थी एनकाउंटर की या इंसिडेंट की, फेक था या नहीं था। तो ऐसी सारी डिटेल्स कलेक्ट करके एक रिपोर्ट सबमिट मजिस्ट्रेट को की जाएगी। अब जैसे ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, 176 ऑफ सीआरपीसी में ये रिपोर्ट जो है एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 190 में सबमिट की जाएगी। यानी कि उस इंसिडेंट में क्या हुआ, उसकी इंक्वायरी क्या हुई, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उस सब का कच्चा चिट्ठा लेखा जोखा
जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट को दिया जाएगा। साथ ही इन गाइडलाइंस की 5वीं गाइडलाइन कहती है कि अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो एनकाउंटर है वो डाउटफुल है थोड़ा, या फिर कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं उसके बारे में, तो एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक रिपोर्ट तुरंत भेजी जाएगी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी एक रिपोर्ट तुरंत भेजी जाएगी। दोस्तों, इन गाइडलाइंस की 6ठी गाइडलाइन कहती है कि अगर एनकाउंटर के टाइम में कोई ऐसा विक्टिम भी है जो इंजर्ड हो गया है तो उसको तुरंत मेडिकल एड प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ 7वीं गाइडलाइन इन गाइडलाइंस में कहती है कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, जो स्केच प्रिपेयर किया गया है या फिर और जो सारा रिकॉर्ड है उसको भेजने में कोर्ट को देरी नहीं की जाएगी बिल्कुल भी, कहीं उसमें घपला ना हो जाए। और दोस्तों, 8वीं गाइडलाइन इसमें कहती है कि चार्जशीट फाइल करने में बिल्कुल देरी नहीं की जाएगी अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी। और दोस्तों, 9वीं गाइडलाइन कहती है कि जैसे एनकाउंटर होता है उसमें डेथ कॉज होती है तो इमीडिएट रिलेटिव्स को यानी किन्स को यानी रिश्तेदारों को तुरंत की तुरंत खबर दी जाएगी, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। और दोस्तों, 10वीं गाइडलाइन ये प्रेफर करती है और ये इंश्योर करती है कि ह्यूमन राइट कमीशन को और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को एक रिपोर्ट पुलिस के डीजीपी के द्वारा जो है हर 6 महीने में दी जाएगी और प्रेफरेबली जुलाई के महीने में या फिर जनवरी के महीने में 2 बार ये रिपोर्ट दी जाएगी, जिसमें कि कितने एनकाउंटर हुए, कब हुए, लोकेशन क्या थी, एक्सेट्रा सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होंगी। साथ ही दोस्तों, 11वीं गाइडलाइन इसमें कहती है कि अगर फेक एनकाउंटर हुआ है यानी कि उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है या फिर आत्मरक्षा में जो है गोली नहीं चलाई गई है, तो फिर उस ऑफिसर के अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और उसको सस्पेंशन या फिर डिसमिसल भी किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर ये प्रूव हो ही चुका है कि फेक एनकाउंटर है तो इसमें 357A ऑफ आईपीसी में कंपनसेशन भी दिया जाएगा विक्टिम के परिवार को, यानी कि जिसका डेथ हुआ है उसके परिवार को एक राशि दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। और दोस्तों, 13वीं गाइडलाइन इन गाइडलाइंस की कहती है कि जब किसी पुलिस ऑफिसर किसी की डेथ कॉज करता है एनकाउंटर में तो उसका जो वेपन है उसको सीज कर लिया जाएगा और उसका प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी। और 14वीं गाइडलाइंस बताती है नेचुरल जस्टिस को कि अगर कोई ऑफिसर किसी केस में फंसता है तो उसकी फैमिली को तुरंत सूचना दी जाएगी और उनको लीगल एड के लिए भी बताया जाएगा। साथ में 15वीं गाइडलाइन ये इंश्योर करती है कि ऐसे किसी अक्यूज्ड ऑफिसर को कोई गैलेंट्री अवार्ड या रिवॉर्ड ना मिले। और 16वीं गाइडलाइन ये इंश्योर करती है कि अगर विक्टिम का परिवार ये चाहता है, ये देखता है कि जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रही है और देयर आर सीरियस लैप्सेस इन द इन्वेस्टिगेशन, तो वो सेशन जज को कंप्लेन कर सकती है और सेशन जज खुद को इसमें। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो कि 2014 में आई थी, जो कि फेक एनकाउंटर को कर्व करती हैं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के साथ जो पुलिस ने किया वो क्या था, सही था या गलत था? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक्स के लिए, लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए ताकि और ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दे सकें। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।